नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और बात जनहित की में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली का दिल कही जाने वाली दिल्ली की शान राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे एक बार फिर हिजाब मामला सुर्खियों में है। चर्चा इस पर भी होगी कि मनीष सिसोदिया, जिन पर आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उन्होंने अब ऐसा क्या किया कि उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और आखिर में हमारे पास आपके लिए कुछ खास है, लेकिन उसके लिए आपको रुकना होगा वीडियो के अंत तक। क्या आपको पता है दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलने वाला है? ऐतिहासिक राजपथ का नाम अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के संबंध में 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है। प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखा जाएगा। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरा मार्ग और क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में औपनिवेशिक सोच दर्शाने वाले प्रतीकों को समाप्त करने पर जोर दिया था। आज़ादी के बाद प्रिंस एडवर्ड रोड को विजय चौक, क्वीन विक्टोरिया रोड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, किंग जॉर्ज एवेन्यू रोड का नाम बदलकर राजाजी मार्ग किया गया था। इन महत्वपूर्ण सड़कों के नाम अंग्रेजी ब्रिटिश सम्राटों के नाम पर थे और वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भारतीय शासकों और शासक राजवंशों के नाम पर भी सड़कों के नाम थे, जैसे कि फिरोज शाह रोड, पृथ्वीराज रोड, लोधी रोड, औरंगजेब रोड, अकबर रोड आदि आदि। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई रास्तों का नाम बदला गया है। साल 2015 में ही रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आवास है। और साल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। तो वहीं साल 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया। इस तरह से ऐसा लगता है कि देश में चुन चुनकर अब अंग्रेजों की परछाई से निकला जा रहा है। बता दें कि ब्रिटिश काल में राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था, क्योंकि 1911 में किंग्स जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए थे। इस दौरान कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत ब्रिटिश शासन की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। इसलिए अंग्रेजों ने किंग्स जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस जगह का नाम किंग्सवे रखा था। किंग्सवे के रूप में यह ब्रिटिश हुकूमत की शाही पहचान का एक प्रतीक था। स्वतंत्रता के बाद 1955 में इसका नाम राजपथ किया गया। किंग्सवे से राजपथ और अब कर्तव्य पथ की ये यात्रा बदलाव, बदलते अर्थों और पहचानों का एक उदाहरण है। किंग्सवे के रूप में ये जुलूस पथ एक साम्राज्यवादी शासन के लिए भय की भावना का आवाहन करने के लिए बनाया गया था। रायसीना हिल से इस पथ की ढलान पुराना किला की तरफ इशारा करती है। बाद में इसके बीच में नेशनल स्टेडियम बनाया गया। इसे ताकत के प्रतीकात्मक धुरी के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसकी विस्तृत विस्टा और फुटपाथ के साथ दोनों तरफ बगीचा था। साथ ही यहाँ फव्वारे की एक श्रृंखला थी। इंडिया गेट पर छतरी, जिसमें राजा की मूर्ति रखी गई थी। इंडिया गेट के आसपास सभी गोल चक्कर औपनिवेशिक प्रतीकों का पर्याय बन गए थे। भले ही इसके डिज़ाइन से छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन राजपथ की जो मौजूदा तस्वीर है वह बिल्कुल ही बदल चुकी है। बता दें कि राजपथ को पहले एलीट क्लास के लिए एक सड़क के रूप में देखा जा सकता है। अब इसका नाम जनपथ किया गया तो इस मूल में भी बदलाव देखने को मिला और यह वास्तव में एक आम आदमी के लिए एक सड़क बन गई है। राजपथ से देश ने आज़ादी के बाद कई विरोध आंदोलनों का जन्म होते हुए देखा है। 1988 में यहाँ से किसानों का विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ और 2012 में निर्भया की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन भी यहीं हुआ था। और साल 2019 में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का गवाह भी ऐतिहासिक राजपथ रहा। इसके अलावा हर साल देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का नज़ारा भी इसी ऐतिहासिक राजपथ पर देखता है। तो ये इतिहास है हमारे राजपथ का। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां आपको कुछ भी करने की आज़ादी है। अरे कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको कुछ भी पहनने की आज़ादी है। मतलब यहाँ आप पर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा सकती है।
हाँ, मुझे पता है बार बार आपको देश की लोकतंत्र और उसकी आज़ादी को याद नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, क्योंकि देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण ज्ञान देना ही पड़ता है। अब कर्नाटक में हिजाब विवाद को ही देख लीजिए। क्या सच में ये कोई विवाद का मुद्दा है? खैर, अब जब हिजाब विवाद की बात कर ही ली है तो उससे जुड़ी खबर को समझाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बोल दिया कि अखबारों की हेडलाइन बन गई। बता दें कि कर्नाटक हिजाब मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से कई तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि क्या स्कूल और कॉलेजों में छात्र और छात्राओं को अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी पहनने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या उन्हें मिडी या कुछ भी पहनकर आने की छूट दी जा सकती है? कोर्ट ने कहा हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने का अधिकार है। आपको भी हिजाब या स्कार्फ पहनने का अधिकार हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तयशुदा ड्रेस कोड वाले शैक्षणिक संस्थान में इस अधिकार का दावा किया जा सकता है? सरकार आपको पढ़ने से नहीं रोक रही है, वो सिर्फ स्कूल की वर्दी में आने के लिए बोल रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि संविधान के मुताबिक भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का अधिकार मांगा जा सकता है? ये बहस का विषय है। बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने पगड़ी का हवाला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। राजीव धवन ने कहा कि जहां ड्रेस कोड भी है वहां पगड़ी पहनने की इजाज़त है। खुद सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 में पगड़ी पहनने जज की तस्वीर लगी हुई है। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उन्हें टोकते हुए कहा कि पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है। मेरे दादा वकालत की प्रैक्टिस करते हुए इसे पहना करते थे, तो पगड़ी को सिर्फ धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सुनवाई के दौरान वकील संजय हेगड़े ने चुन्नी का उदाहरण देखते हुए कहा कि ड्रेस कोड केस में चुन्नी की इजाज़त हो सकती है तो हिजाब की क्यों नहीं हो सकती। इस पर कोर्ट ने कहा कि दोनों की तुलना मत कीजिए। चुन्नी सिर्फ कंधों को ढकने के लिए होता है। सिख लड़कियां गुरुद्वारे में सर ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश संजय हेगड़े ने दलील दी कि कोर्ट के सामने सवाल ये है कि क्या किसी को खास तरह की पोशाक पहनने के चलते शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो क्या आप किसी को धार्मिक पोशाक पहनने के चलते आप किसी को पढ़ने से रोक सकते हैं? इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि एक बार एक महिला सुप्रीम कोर्ट में जीन्स पहनकर पेश हुई, उन्हें रोक दिया गया, वरना वो भी दलील दे सकती थी और उसे भी वो पहनने का हक है जो वो पहनना चाहती हैं। और इस पर संजय हेगड़े ने कहा कि लेकिन क्या सिर्फ उसके कपड़ों के चलते उसे कोर्ट का रुख करने से रोका जा सकता है? जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि यहाँ तक कि गोल्फ कोर्स में ड्रेस कोड है। इस पर हेगड़े ने कहा कि गोल्फ कोर्स एक निजी जगह है। इस पर कोर्ट ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या आप गोल्फ कोर्स को निजी जगह नहीं करार दे सकते? यहाँ तक कि रेस्टोरेंट तक में यह नियम हो सकता है कि वहाँ शॉर्ट्स पहनने की इजाज़त नहीं होगी। हेगड़े ने कहा लेकिन ये सवाल शिक्षा के अधिकार से जुड़ा मसला है जिसके लिए हम सब टैक्स अदा करते हैं। इस पर कोर्ट ने टोकते हुए कहा कि सिर्फ 4% लोग टैक्स अदा करते हैं। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने कहा कि यहाँ एकमात्र मसला स्कूल कॉलेज में अनुशासन कायम रखने का है। धार्मिक परंपराओं की आड़ में स्कूल की यूनिफॉर्म के उल्लंघन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो वहीं कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नबदगी ने कहा कि हिजाब के बाद जब छात्र भगवा शाल पहनकर आने लगे तो स्कूलों में उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद स्कूलों की ओर से सरकार को इस बारे में लिखने पर सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। एजी ने साफ किया कि सरकार ने अपनी तरफ से स्कूल कॉलेज में कोई ड्रेस कोड तय नहीं किया है, बल्कि हर शैक्षणिक संस्थान को ये अधिकार दिया है कि वह अपने ड्रेस कोड खुद तय कर सकते हैं। ऐसे में कुछ संस्थानों ने हिजाब को बैन कर दिया, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का सिर्फ इतना कहना है कि अपनी संस्था के नियमों का पालन करो। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में हिजाब पहनने की इजाज़त भी है? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि बिल्कुल, अगर वो चाहें तो इसकी इजाज़त दे सकते हैं। राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। जहाँ तक सरकारी शिक्षण संस्थानों का सवाल है, वहाँ फैसले कॉलेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेना है।
उडुपी कॉलेज की तरह कुछ संस्थानों ने हिजाब की इजाज़त नहीं दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर 7 सितंबर को सुनवाई जारी रखेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर 7 सितंबर को भी सुनवाई जारी रखेगा। मतलब आप इस कानूनी बहस से समझिए कि क्या ये मुद्दा सच में बहस लायक है। देश में इससे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उन पर बात करते वक्त सबके मुंह में दही जम जाता है। फिर वही बात आती है, भाई यहाँ लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ एक तरफ ऑपरेशन कमल ही हवा है, तो वहीं दूसरी तरफ रेवड़ी का विवाद। लेकिन इन सब विवाद में जो कॉमन है वो है अरविंद केजरीवाल। बता दें कि आपकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बता दें कि बीते सोमवार को बीजेपी ने दिल्ली सरकार की कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला स्टिंग जारी किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया को वीडियो दिखाया। पात्रा ने दावा किया कि स्टिंग में शराब कारोबारी सन्नी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा हैं, जो पूरे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं। सन्नी मारवा आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। पात्रा ने आरोप लगाया कि लोग दलाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास जाते हैं। बीजेपी नेता ने दावा किया कि स्टिंग में दिख रहा व्यक्ति ही सीधे सिसोदिया को पैसा पहुंचाता था। वीडियो दिखाकर पात्रा ने कहा कि मारवा स्टिंग में केजरीवाल की मॉड्स ऑपरेंडी का पर्दाफाश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्रा के अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। पहले तो आप पूरा ये स्टिंग का वीडियो देखिए। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। उन्होंने जो खेल खेले उन पे दसना ही है ना कि ना एवे खेल खेल रहे सर खेल तो 12% जन्म है तो कोई दो नहीं। हाँ सर। और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे शुरू से लेने दौड़ की सी 12 पर ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी का ट्रक आया 12 करोड़ रुपए है मिलेंगे 6 तो कहीं तो शुरू की चीज है शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना वो तो वैसे प्यार ना तुम जो दे दो तो साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे जड़े विचोले किसी वही हो विचोले ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਦ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 6% ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ ਦੇਣਾ ਹੈ 6% ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇਊਗਾ 10 ਛੱਡ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਸਾਰੀ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਪੈਨੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 2% ਤੋਂ 12% ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ढल वगैरह जो अमन ढल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले जिले पंजाब ठेके ले वो पिटेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते एबीपी न्यूज़ हाँ कर रहा थी वो अंदर सारे दिन उसे आ गए हाँ जी क्या है जी कौन है कहाँ है जी क्या हुआ है जी बताओ जी मैं कहना देखो जी मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता 2 साल हो गए खाली करके जा चुका यहाँ ये बार मरवास तो लिखा है जी मैं दूसरे चाचा हूँ तो देखा आपने बीजेपी प्रवक्ता ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को खूब घेरा और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। शराब, कमीशन और घोटाला, एक्साइज नीति को लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है, ये आप सब ने देखा है। वैसे तो आप सब ने अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि वास्तविक रूप में इसमें हुआ क्या है। आश्चर्य का विषय है, यह जो व्यक्ति है मारवा जी, इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड हैं सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं। नंबर 1, आप सोच के देखिए 80% प्रॉफिट हमारा है। मतलब ठेकेदारों का
और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। तो वहीं इस जारी स्टिंग पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया और कहा कि मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्हें कहा कि मेरे पास भी एक स्टिंग है, मुझे फंसाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि इस केस से जुड़े एक अधिकारी को दबाव में सुसाइड करना पड़ा। पीएम मोदी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझको फंसाना चाहते हैं या रेड कराना चाहते हैं या अरेस्ट कराना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। मैं इस तरह अधिकारियों पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। और क्या कुछ कहा ज़रा आप भी सुनिए। एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइज़र थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता यह चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। मैं आज प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं फर्जी तरीके से, फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, आपने रेड करा ली। आप फर्जी एफआईआर करा चुके मेरे ऊपर। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पे, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए। लेकिन एक बात तो मानो, केजरीवाल सरकार वो रजिया है जो गुंडों में फंस गई है। आम आदमी पार्टी पर बुरे समय के बादल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कथित झूठे आरोप लगाने के मामले में संजय सिंह, आतिशी और दुर्गेश पाठक समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है और आप नेताओं को इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने को कहा है। जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल ने आप विधायकों व नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। एलजी की ओर से इस नोटिस में आप नेताओं के ऊपर फेक न्यूज़ फैलाने और उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगा है। वकील वाणी दीक्षित की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया है। इस नोटिस में आप नेता संजय सिंह, आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और जस्मीन शाह समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। आप नेताओं ने विनय कुमार सक्सेना के खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KYIC के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से प्रतिबंधित नोटों को बदलने का आरोप लगाया था। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि एलजी सक्सेना ने 2016 में अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए दबाव डाला था। इसके साथ ही आपने शनिवार को एक और नया आरोप लगाया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने KVIES के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और एक खादी लाउंज की इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ठेका अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को दिया था। राजनीति नहीं, ये तो कोई खेल सा हो गया है जहां जब चाहे जिसका मन चाहे कोई बेईमानी का आरोप लगा दो। और वैसे भी इस राजनीति का कहां कौन किसका सगा हुआ है। अब जब बात राजनीति की हो ही रही है और यूपी की सियासत की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि SBSP को बड़ा झटका लगा है और पार्टी के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने 2 दर्जन से अधिक सदस्यों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि यह वही महेंद्र राजभर हैं जिन्होंने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा व सुबह सपा गठबंधन की ओर से सुबह सपा प्रत्याशी के रूप में ताल ठोका था। विधानसभा चुनाव के दौरान ही प्रचार में मऊ आए प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से महेंद्र को कटप्पा कहकर संबोधित किया था और ये भी कहा था कि कटप्पा ही बाहुबली को मारेगा। महेंद्र के इस्तीफे के बाद
पूर्वांचल की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। बड़ी बात यह है कि महेंद्र राजभर ने अकेले पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनके साथ कई राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भी शामिल हैं। शहर के एक प्लाजा में पत्रकारों से अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए महेंद्र राजभर ने कहा कि निष्पक्ष भाव से समाज के हित में पार्टी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन रात काम किया गया, लेकिन सुबह सपा जिस उद्देश्य को लेकर चली थी उससे पूरी तरह विमुख हो गई है। पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर पर समाज और पार्टी के हित में काम न करने का आरोप लगाते हुए महेंद्र ने कहा कि दल को समाज के विकास की दिशा में नहीं बल्कि केवल अपने परिवार के विकास की दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल ओम प्रकाश राजभर के परिवार का उत्थान होने से समाज का उत्थान नहीं होगा। चुनाव ना लड़ने और सत्ता में कोई पद ना लेने की कसम भी ओम प्रकाश की झूठी निकली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पाला बदलने व उल जुलूल बयान देने से सुबह सपा समाज में हंसी का पात्र बन गई है। कहीं जाओ तो लोग पार्टी का मजाक उड़ाते हैं। महेंद्र के साथ साथ इस्तीफा देने वालों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बलिराज राजधर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश राजधर, प्रदेश महासचिव अर्जुन चौहान, प्रदेश महासचिव रामाश्रय पासवान, जिला अध्यक्ष कुशीनगर ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश महासचिव और जिला पंचायत सदस्य रमेश सिंह चौहान आदि सुपा सपा के बड़े नाम शामिल हैं। तो वहीं ओपी राजभर अभी सावधान यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने ये यात्रा वाराणसी से शुरू की थी और वहीं इस यात्रा का समापन बिहार की राजधानी पटना में होगा। सुबह सपा की इस यात्रा का ऐलान अखिलेश यादव की पदयात्रा के बाद हुआ था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ लोगों को सावधान करने की बात कही थी। बता दें कि अखिलेश यादव अभी यूपी के कई जिलों और खासकर पूर्वांचल में पदयात्रा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 9 अगस्त को ही हो चुकी है। अब समय हो चुका है कुछ नई अपडेटेड खबरों का। सबसे पहले खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी के गोला से 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी का आकस्मिक निधन हो गया है। मंगलवार की सुबह विधायक लखीमपुर खीरी जिले के गोला से लखनऊ के लिए मीटिंग के लिए निकले थे। सिधौली के पास चलती गाड़ी में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के हिंद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भाजपा विधायक अरविंद गिरी को मृत घोषित कर दिया। खबर फैलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक जताया है। सीएम योगी ने अपने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी जिले के गोला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अरविंद गिरी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी शोक संवेदनाएं संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों को यह अथाय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बता दें कि 65 साल के अरविंद गिरी गोला विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक थे। 30 जून 1958 को यूपी के गोला गोरकरण नाथ में जन्मे अरविंद गिरी ने अपने राजनीति सफ़र की शुरुआत 1994 में समाजवादी पार्टी से की थी। 1995 में चुनाव जीतकर गोला नगर पालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद 1996 में पहली बार सपा के टिकट पर 49,000 मत पाकर विधायक बने। 2000 में वह दोबारा पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष बने। तो वहीं अब सोनाली फोगाट मर्डर केस मामले में नया एंगल सामने आया है। सोनाली के ड्राइवर ने दावा किया है कि वह जिन महंगी गाड़ियों में घूमती थी उनमें एक भी उनके नाम पर नहीं थी। आरोप है कि उनके पीए सुधीर सांगवान इन कारों को बेच चुका था या फिर अपने नाम ट्रांसफ़र करा चुका था। सोनाली के ड्राइवर रहे उमेद सिंह ने एक टीवी न्यूज़ चैनल से बातचीत में यह आरोप लगाते हुए बताया। उसने यहाँ तक दावा किया कि सोनाली के पास बेटी की स्कूल फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनाली के पास 4 गाड़ियाँ थीं, लेकिन फ़िलहाल इनमें से किसी का अता पता नहीं है। यह भी सामने आया है कि कागज़ों के हिसाब से सोनाली इन गाड़ियों की मालकिन नहीं थी। उनकी एक कार सुधीर सांगवान के नाम पर थी, जबकि 3 अन्य का कोई मालिक नहीं था। ड्राइवर के मुताबिक उसने सोनाली की स्कॉर्पियो स्कोडा गाड़ी चलाई थी। सुधीर ने उमेद सिंह को बताया था कि एक मर्सिडीज़ कार भी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया है और वह दिल्ली की किसी एजेंसी पर खड़ी है। ड्राइवर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि सुधीर ने सोनाली की स्कॉर्पियो को 8 लाख रुपए में बेचा था। इसके बाद दिल्ली से 3.5 लाख रुपए की सफारी खरीदी थी। तो अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो वहीं खेल की दुनिया में भी बड़ा बवाल मचा हुआ है।
बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। यानी अब सुरेश रैना ने क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। इससे वह विदेशों में होने वाली T20 लीग में खेलने के लिए योग्य हो गए हैं। इसकी जानकारी रैना ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए शेयर करते हुए दी है। इससे पहले सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, मगर वह उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते रहे थे और साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में भी खेल रहे थे। हालांकि पिछले IPL 2022 सीज़न में रैना को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। 35 साल के सुरेश रैना ने ट्वीट में लिखा, देश और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्रिकेट खेलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने संन्यास का ऐलान करता हूं। साथ ही BCCI, यूपी क्रिकेट संघ, IPL टीम, CSK और राजीव शुक्ला का धन्यवाद करता हूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फैंस को भी शुक्रिया। अब ज़रा पाकिस्तान की गंदी राजनीति के बारे में भी बात कर लेते हैं। बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में भारत की हार के बाद अर्शदीप सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हुए कुछ देश विरोधी ताकतें उन्हें खालिस्तान से जोड़कर भारत में माहौल ख़राब करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन खुफिया एजेंसियां अब अर्शदीप पर पाक प्रोपेगेंडा की जांच करेगी। तो अब ज़रा मनोरंजन की दुनिया की बात भी कर लें। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि गुड्डू भैया और भोली पंजाबन शादी करने जा रहे हैं। बता दें कि ऋचा चड्ढा और अली फजल बॉलीवुड के पॉपुलर कपल हैं जो काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी भी करना चाहते हैं। साल 2020 में दोनों ही शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब ऋचा और अली शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि ऋचा चड्ढा और अली फजल इसी साल सितंबर महीने में शादी करेंगे। ऋचा और अली शादी के बाद एक ग्रैंड रिसेप्शन भी देंगे, जिसकी जानकारी भी सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली फजल और ऋचा चड्ढा मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन करेंगे जिसमें 350 से 400 मेहमान शामिल होंगे। दोनों के इस खास मौके पर करीबी लोगों के साथ साथ बॉलीवुड जगत के कई सितारे भी शामिल होंगे। कभी कभी मुझे कुछ अभिनेताओं को देखकर लगता है कि ये गलत फील्ड में आ गए। इन्हें अभिनेता नहीं सिर्फ नेता होना चाहिए था। बता दें कि कंगना रनौत ने महेश भट्ट का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए डायरेक्टर पर निशाना साधा है। एक्ट्रेस ने दावा किया है कि उनका असली नाम असलम था, महेश नहीं। कंगना ने फिल्म निर्माता के नाम को छिपाने के फैसले पर सवाल उठाया है। कंगना ने कहा है कि चूँकि महेश भट्ट ने अपना नाम बदला है, इसलिए उन्हें अपने असली नाम से जाना जाना चाहिए, ना कि किसी बदले हुए नाम से। रविवार को कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर महेश भट्ट के एक कथित वीडियो सेगमेंट की एक सीरीज़ पोस्ट की है। कंगना ने लिखा है कि महेश जी लापरवाही से और काव्यात्मक रूप से लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे बताया गया है कि उनका असली नाम असलम है। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी सोनी राजदान से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।